अच्छा जी। अच्छा मुझे बताएं कि आप लोगों को इस चीज से रिलेटेड क्या कुछ पता है। इसी चीज पढ़नी आती है। इसी चीज पढ़नी आती। हाउसो में कुछ सीखी आप लोगों ने? हाउसो कौन कौन कर रहे? हो गई। हो गई है। कहाँ कहाँ की है? न्यू हॉस्पिटल। कार्डियोलॉजी में काम नहीं किया? मेडिसिन में किया होगा। अच्छा जी। जब ईसीजी हम पकड़ते हैं ना, ईसीजी को ऐसे समझ लो कि ना हार्ट के विद कैमरास लगे हैं। ठीक है। फर्स्ट क्या, वो सामने कैमरा लगा हुआ है। उस कैमरे में मेरा क्या चीज आ रही होगी? मेरा सामने वाला हिस्सा आ रहा होगा। एक कैमरा पीछे लगा हुआ है, उसमें मेरी बैक आ रही होगी। तो जब मैं ऐसे मूव करता हूँ तो मैं किस कैमरे में मूव करता हूँ नजर आऊंगा? दोनों। दोनों में, शाबाश। ठीक है, तो ईसीजी इज लाइक ए कैमराज अराउंड द हार्ट। ठीक है, तो ईसीजी को हम जब पकड़ते हैं ना हाथ में, तो उसको हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि पेशेंट का नाम क्या है। ठीक है। डेट क्या है और टाइम क्या है। जब भी किसी पेशेंट की ईसीजी पकड़नी है तो सबसे पहले ये चीजें देख लेनी है। ठीक है। उसके बाद अगर आप लोग ईसीजी पे गौर करो, तो ईसीजी की ना 12 लीड्स होती हैं। A1 2 3, AVR, AVL, AVF। इनको हम कहते हैं लिम लीड्स। ये वर्ड याद कर लो, हम लोग क्या कहते हैं? लिम लीड्स। ठीक है। देन होती हैं V1 2 लेके V6 तक। 1 2 3 4 5 एंड 6। इनको हम कहते हैं चेस्ट लीड्स। वो क्या कहते हैं? चेस्ट लीड्स। तो कितनी लीड्स होती हैं टोटल ईसीजी की? 12 लीड्स। 12 लीड्स में 6 जो है वो लिम्फ लीड्स हैं। 6 जो है वो क्या है? चेस्ट लीड्स हैं। ठीक है। अच्छा, जैसे मैंने आप लोगों को कहा कि ये हमारा हार्ट है, और इसलिए इज लाइक कैमराज अराउंड द हार्ट। अच्छा, हार्ट के अंदर ना एक स्पेसिफिक कंडक्शन सिस्टम होता है। एसए नोड, एवी नोड, आगे पुरकिंजे फाइबर्स। पता नहीं इस बात का? समझ गया नहीं? अगर ये सारे आपस में कनेक्टेड हैं तो हमारी ईसीजी की ये शेप बनती है पी, क्यूआरएस एंड टी। समझ गया नहीं? इसको हम कहते हैं, ये हमारी ईसीजी का एक बेसिक यूनिट है। कि ये हमारी ईसीजी नॉर्मल ईसीजी है ना, ये वाली। ये हमारी ईसीजी नॉर्मल ईसीजी है। पी क्यू आर एस टी, पी क्यू आर एस टी, पी क्यू आर एस टी। समझ लगा ना? ये पी क्यू आर एस टी कितनी खूबसूरत शेप कब बनेगी? जब एसए नोड, एवी नोड और प्रोकीजिया फाइबर सारे आपस में प्रॉपरली कनेक्टेड होंगे। समझ लगी नहीं? अच्छा, अब आपको पता है हार्ट के जो सेल्स होते हैं ना आपस में क्या होते हैं? इंटरकलेटेड होते हैं। इंटरकलेटेड से क्या मुराद है? कि हार्ट में एक जगह पे करंट फैले ना, तो वो पूरे हार्ट में फैल जाता है। ये स्पेशलाइज्ड कंडक्शन सेल्स होती हैं। एसए नोड, एवी नोड, प्रोकिंजिया फाइबर्स। ठीक है। अच्छा, अगर हमारी लीड की तरफ करंट आ रहा हो, तो या उसको कहते हैं पॉजिटिव रिफ्लेक्शन, यानी कि ऊपर की तरफ कोई चीज आई उसको कहते हैं पॉजिटिव रिफ्लेक्शन। नीचे की तरफ जो चीज आई उसको कहते हैं नेगेटिव रिफ्लेक्शन। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नेगेटिव रिफ्लेक्शन एंड पॉजिटिव रिफ्लेक्शन। ये पॉइंट याद रखना है। ठीक है। पी वेव कैसे प्रोड्यूस होती है? कोई बंदा बोले। एट्रियल डीपोलराइजेशन की वजह से। ठीक है। क्यूरस कैसे प्रोड्यूस होता है? वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन की वजह से। और ई वेव कैसे प्रोड्यूस होती है? वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन की वजह से। समझ गए नहीं? यानी करंट यहां से शुरू हुआ था, ऐसे नोड से। पहले पी में फैला बहुत सारा, तो पी की डिपोलराइजेशन हुई। फिर एबी नोड में आया, थोड़ा डिले आया, आने के बाद क्यूरस में फैला। मीन्स के वेंट्रिकल में फैला तो क्यूरस प्रोड्यूस हुआ। तो वेंट्रिकल वापस जब रिपोलराइज हुआ तो टी वेव प्रोड्यूस हुई। समझ लगी इतनी? तो पी क्यू एस टी की बेसिक समझ लगी आप लोगों को? पी क्यू, पी किस वजह से प्रोड्यूस हो रही है? क्यू आर एस। तुमने बोलना है, बोलो शाबाश। बोलो बोलो, बोल बोल के बताना मुझे। वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन, टी वेव, वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन, वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन। ठीक है, तो हमारी ईसीजी के ऊपर दो तरह की चीजें होती हैं। एक होता है पॉजिटिव रिफ्लेक्शन, एक होता है
नेगेटिव डिफ्लेक्शन। पॉजिटिव डिफ्लेक्शन से क्या मुराद है? अबाव द बेस लाइन मीन्स कि अगर एक 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 लाइन में खींचूं ऐसे, यहाँ पे एक ये लाइन खींचूं, तो जो ऊपर वाला पोर्शन है कॉल्ड पॉजिटिव, जो नीचे वाली साइड है उसको कहते हैं नेगेटिव। ठीक है। तो इसी में हम लोग ने सबसे पहला काम देखना होता है पेशेंट का नेम, डेट और टाइम, क्योंकि एक पेशेंट की एक दिन में 2-3 दफा इसी चीज हो रही होती है। एक बेड पे बाज का 2-2 पेशेंट्स पड़े होते हैं, दोनों की इसी मिक्स ना हो जाए। ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपने सबसे पहली चीज देखनी होती है रेट। और रेट देखने का क्या तरीका है? अगर आप लोग गौर करो, इस चीज के ऊपर दो तरह के खाने हैं। ये बड़े खाने हैं, ठीक है, और बड़े खानों के अंदर ही छोटे छोटे खाने हैं। आपने दो क्यूरस कॉम्प्लेक्सेस पकड़ लेने हैं। दो क्यूरस कॉम्प्लेक्स पकड़ के इसके अंदर बड़े खाने गिन लेने हैं। अब कितने बड़े खाने हैं इसके अंदर? एक, दो, तीन। तीन बड़े खाने हैं। तो रेट देखने का क्या तरीका है? 300 डिवाइडेड बाई 3। तो रेट आ जाएगा हमारा 100। समझ लगी? तो हम लोगों को रेट देखना आ गया हम लोग। अगर मैं कहूँ इस पेशेंट, इस इसी पे क्या रेट आ रहा है? कितने बड़े खाने आ रहे हैं? ऑलमोस्ट 1.5 से 2। तो 300 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 150। तो रेट क्या हुआ? ज्यादा हो गया। इसको क्या कहते हैं? टैकीकार्डिया। शाबाश। ईसीजी के ऊपर कितने खाने हैं? 1, 2, 3, 4, 5। तो क्या रेट हुआ? 60 रेट हो गया। समझ लगी? तो आप लोगों को 60 से कम हार्ट रेट हो तो ब्रेडिकार्डिया कहलाता है। 100 से ज्यादा हो तो टैकीकार्डिया। तो सबसे पहले आप लोगों को क्या देखना आ गया? रेट देखना आ गया। समझ लगी? पहला पहला चीज हम लोग इसी में देखते होते हैं, रेट। ठीक है। नेक्स्ट चीज हमने देखनी है रिदम। रिदम क्या चीज होती है? कि हमने देखना है कि जो मैंने आप लोगों को बात की थी यहाँ पे, हर पीक के साथ क्यूरस और आपस में जुड़ा हुआ है कि नहीं जुड़ा हुआ। अगर ये आपस में डिस्कनेक्ट हो जाएंगे तो क्या होगा? कुछ यहाँ से वेव्स, करंट गुजरेगा, कुछ नहीं गुजरेगा। तो रिदम डिस्टर्ब हो जाएगा। रिदम डिस्टर्ब हो जाएगा। ठीक है। तो हमने देखना है कि इसमें दो तरीके होते हैं, पी, पी क्यूरस टी, पी क्यूरस टी। हर पी के बाद क्यूरस और टी आ रहा है, और इनका सबका आपस में राब्ता बना हुआ है, और इनके अंदर आपस में वो गैप नहीं है, कोई पीयर प्रोलोंगेशन नहीं है, कोई बीट ड्रॉप नहीं हो रही। एक तरीका ये है। ठीक है। दूसरा तरीका क्या होता है? मुझे ये पेपर देना है एक दफा। दूसरा तरीका ये होता है कि हम ऐसे कागज पकड़ के यूरेन प्रेस को निशान बनाते हैं, उसको ऐसे मूव करते हैं। तो ज्यादा है ना कि हम ऐसे कागज पकड़ते हैं, कागज पकड़ के इसको ऐसे मूव कर सकते हैं। इसको कहते हैं कार्ड मेथड। तो रिदम देखने का पहला तरीका क्या होता है? कि हमने देखना है कि हर पी के बाद क्यूआरएस टी, पी क्यूआरएस टी, पी क्यूआरएस टी आ रहा है। और दूसरा तरीका क्या होता है? कार्ड मेथड। हमने सिंपल एक पेपर पकड़ा, उस पर निशान लगाया क्यूआरएस के मुताबिक, और उसका ऐसे मूव कर दिया। मूव करने से क्या होगा? हमें पता चल जाएगा कि रिदम डिस्टर्ब तो नहीं है। जैसा कि अगर मैं ये वाली ईसीजी दिखाऊं आपको, ये वाली ईसीजी पे देखो जरा, इस पे रिदम कैसा लग रहा है आप लोगों को? इरेगुलर लग रहा है कि इसका गैप कितना ज्यादा है, इन सबका गैस आपस में डिफरेंट है। तो रिदम इज इरेगुलर। तो आप लोगों को रेट देखना आ गया, और रिदम देखना आ गया। ठीक है। नेक्स्ट चीज आती है, इसी पे हम लोग देखते होते हैं एक्सिस। हमारा जो हार्ट है बॉडी के अंदर ऐसे स्पेसिफिक जगह पे पड़ा हुआ है। ये देखो, इस जगह हार्ट पड़ा हुआ है। अगर हमारे लंग्स ज्यादा बड़े हो जाए, हाइपर इन्फ्लेट हो जाए, दिल को क्या होगा? सीधा हो जाएगा। अगर हार्ट के अंदर कोई एबनॉर्मलिटी आ जाए, लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी आ जाए, एनोरिज्म आ जाए, दिल को क्या हो जाएगा? ऐसे टेढ़ा हो जाएगा। देखो इसको कहते हैं लेफ्ट एक्स डेविएशन या राइट एक्स डेविएशन। समझ लगे? इसका हमें कैसे पता चलेगा?
जैसे मैंने कहा कि वन के अंदर ऊपर की तरफ, वन के अंदर क्यूरस कॉम्प्लेक्स प्रीडोमिनेंटली ऊपर की तरफ होता है, ठीक है, और एवीएफ के अंदर भी प्रीडोमिनेंटली ऊपर की तरफ होता है। इसमें आप लोग फेसबुक का अंगूठा याद रखते हैं। हमने किसी को कहना हो बहुत अच्छे तो कैसे कहते हैं? वेरी नाइस, यही कहते हैं ना, वेरी नाइस। तो आप लोग यहाँ पे फेसबुक का अंगूठा याद रखना है। वन एंड एवीएफ, इसके अंदर दोनों ऊपर की तरफ होने चाहिए। ऊपर की तरफ से क्या मुराद है? पॉजिटिव रिफ्लेक्शन होनी चाहिए। वन में भी, एवीएफ में भी, दोनों ऊपर की तरफ होने चाहिए, ठीक है। अगर वन में प्रीडोमिनेंटली ऊपर की तरफ है और एवीएफ में भी नीचे की तरफ है, तो ये दोनों क्यूरस कॉम्प्लेक्स एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? छोड़ रहे हैं, एक दूसरे की मुखालिफ सिमत में। इसको हम कहते हैं लेफ्ट एक्सिस डेविएशन, लेफ्ट लीव्स, लेफ्ट लीव्स। लेफ्ट लीव्स ये याद रखने का तरीका है कि दोनों एक दूसरे को छोड़ रहे हैं, दोनों एक दूसरे को छोड़ रहे हैं, ठीक है। अगर वन के अंदर ये नीचे की तरफ है और एवीएफ में ये ऊपर की तरफ है, तो ये दोनों एक दूसरे की सिमत जा रहे हैं। इसको क्या कहते हैं? राइट रीचिस, राइट रीचिस, एक दूसरे की सिमत में आ रहे हैं। इसको क्या कहते हैं? राइट एक्सिस डेविएशन, ठीक है। अच्छा, तो आप लोगों ने सबसे पहले क्या देखा? रेट देखा, फिर आप लोगों ने रिदम देखा, रिदम देखने के बाद एक्सिस देख लिया, वन में भी ऊपर की तरफ है, एवीएफ में भी ऊपर की तरफ। नेक्स्ट चीज हम लोगों ने देखनी होती है एसटी सेगमेंट। अब ईसीजी के ऊपर ना दो चीजें होती हैं, सेगमेंट्स होते हैं और इंटरवल्स होते हैं। सेगमेंट क्या चीज होती है? ऐसा पोर्शन ईसीजी का जिसमें कोई वेव नहीं आती, इसको हम सेगमेंट कहते हैं। बतौर डॉक्टर, इस सेगमेंट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सेगमेंट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। इस सेगमेंट की खास बात क्या है कि एक चीज होती है, इसको कहते हैं आइसो इलेक्ट्रिक लाइन। अगर एक मैं लाइन खींचूं तो जितनी भी वेव्स हैं सारी इस आइसो इलेक्ट्रिक लाइन से या ऊपर जा रही है या नीचे आ रही है। तो हमने आइसो इलेक्ट्रिक लाइन को ध्यान में रखना कि आइसो इलेक्ट्रिक लाइन जो है वो अपनी बेस लाइन के ऊपर है कि नहीं है, क्योंकि एसटी सेगमेंट इस आइसो इलेक्ट्रिक लाइन के ऊपर है कि नहीं है। क्या वर्ड मैंने बोला है? आइसो इलेक्ट्रिक लाइन, आइसो इलेक्ट्रिक लाइन, ठीक है। अच्छा, अब आप लोगों ने कुछ चीजों का ना रटा लगाना है। तो वन देखी है तो थोड़ा साथ एवीएफ देखी है, टू देखी है तो साथ थ्री एंड एवीएफ देखना है, और साथ V1 to V6 तक देखना है। एनी टू लीड्स, एनी टू लीड्स, इन लीड्स को हम कहते हैं बहनें हैं, सिस्टर लीड्स कह लें, ठीक है। यानी कि वन के अंदर कोई चेंज मौजूद है तो फौरन मैंने कौन सी लीड देखनी है? एवीएल। अगर उस लीड के अंदर वही चेंजेस मौजूद है तो वो चेंजेस क्या होंगी? सिग्निफिकेंट चेंजेस। वो चेंजेस क्या होंगी? सिग्निफिकेंट चेंजेस कहलाएंगी। अभी अपना ये याद कर लो एक बार कि वन के साथ मैंने फौरन क्या देखना है? एवीएल। टू के साथ देख क्या देखना है? थ्री एंड एवीएल। टू के साथ थ्री एंड एवीएल, और वी1 के साथ वी1, V1 to V3 4 V5 6, इनमें से कोई भी दो इकट्ठी लीड्स, एनी टू कंसेक्यूटिव लीड्स। तो यहां तक समझ आ गई? वन लेवल शो करता है लेटरल वाल को, ठीक है। टू लेवल शो करता है इंफीरियर वाल को, और V1 to V6 शो करता है एंटीरियर वाल। और ये हमारे हार्ट की डिफरेंट वाल्स को हमने शो कर, ठीक है। अच्छा जी, अब हम लोगों ने ईसीजी का जितना हमने नॉलेज हासिल किया है ना, अब आप लोगों ने, मैं आपको ईसीजी देता हूँ, आपने उस पर अप्लाई कर। आज अभी आप लोगों ने जितना ईसीजी का नॉलेज हासिल किया है ना, इसको आप लोगों ने अप्लाई करना है। करो शाबाश। आप लोगों ने मुझे रेट बताना है, रिदम बताना है, एक्सिस बताना है, और एक्सिस सेगमेंट उठा हुआ है तो एक्सिस सेगमेंट मुझे बताना है कहाँ 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 पे उठा हुआ है, ठीक है। आजू बाजू बिल्कुल सीखे ऐसे आप।
कुर्सी वहां पे है। क्या रेट है, क्या करना है, क्या देख लिया। बोलो शाबाश। रेट कितना है? 75 रेट होगा, शाबाश। 1 2 3 4, 4.5 तकरीबन 65 to 75 के लिए रेट हो गया। रिदम कैसा है? ठीक ही लग रहा है। ठीक है, शाबाश। एक्सिस कैसा है? वन ऊपर की तरफ, एवीएफ में भी ऊपर की तरफ है, थोड़ा सा नीचे की तरफ, चलो एक्सिस नॉर्मली कह लेते हैं। ठीक है। एसटी सेगमेंट उठा हुआ है कहीं पे? नहीं उठा हुआ। ये बहुत जरूरी चीज है। V2, शाबाश, ये नजर आ गया। V2 में ये इसको यहाँ पे होना चाहिए था। वी V3 में इसको इसको यहाँ पे होना चाहिए था। V4 में इसको यहाँ पे होना चाहिए था। तो V2, V3 एंड V4 में ऐसे सेगमेंट एलिवेशन। इसको एलिवेशन नहीं समझ लगी, मुझे बता दो अभी। नहीं पता लगा? ये मेरे बता पकड़ो। ये इसको यहाँ पे होना चाहिए। इस ऐसे सेगमेंट को ये यहाँ पहुंचा हुआ है ना, इसको इस जगह पे होना। ये वाला भी इस जगह पे होना चाहिए। पता जा रहा है ऐसे सेगमेंट एलिवेशन का? पता जा रहा है? पता जा रहा है? लगे नहीं? और वन में देखो क्या हुआ है। टी वेव को क्या हुआ? इन्वर्टेड है। वन में, वन देखी तो फौरन कौन सी देखनी है? AVL। वन में टी वेव इन्वर्टेड, AVL में भी इन्वर्टेड। तो ये सिग्निफिकेंट चेंज है। ठीक है। V1 से लेके V4 तक एलिवेशन है। और V5 में देखो क्या हुआ, टी वेव इन्वर्जन है। तो किसी लीड के अंदर ऐसी सेगमेंट एलिवेशन, डिप्रेशन इकट्ठे मौजूद होना, उसको हम कहते होते हैं कि पेशेंट को इस वक्त एक्यूट एमआई चाल। पेशेंट को हम लोग इस वक्त एक्यूट एमआई चाल। ठीक है। अच्छा जी, जो लोग नए हैं उनको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं। हम लोग इसी शुरू किया हम लोगों ने। ठीक है, आपने इसी आती है आप लोगों को पढ़नी? थोड़ी बहुत। अच्छा। ईसीजी इज लाइक कैमराज अराउंड दी हार्ट। ठीक है। ईसीजी के ऊपर दो तरह की लीड्स होती हैं, लिम्ब लीड्स और चेस्ट लीड्स। इतना पता है आप लोगों को? ठीक है। जब हमें लीड 1 देखनी है, साथ ही एवीएल देखनी है। लीड 2 देखनी है तो कौन कौन सी लीड्स देखनी है? 3 एंड एवीएल। और चेस्ट लीड्स देखनी है तो कैसे देखनी है? V1 to लेके V6 तक। पता लग गया इस चीज का? ठीक है। अच्छा, उसके बाद पी क्या चीज को शो करता है? एट्रियल डीपोलराइजेशन को। क्यूएस किसको शो करता है? वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन को। और टी वेव किसको शो करती है? वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन। ठीक है। तो रेट हम लोग कैसे देखते हैं? दो चूचे पकड़ते हैं, क्यूआरएस, इसमें बड़े खाने गिन लेते हैं, 1 2 3 एंड 4। तो 75 हार्ट रेट हो। 75 हार्ट रेट हो। ठीक है। उसके बाद रिदम देखते हैं। रिदम में हम लोग को देखना होता है कि इन सबका आपस में फासला एक जितना है। सबका आपस में फासला एक जितना है। और हर पी के बाद क्यूआरएस टी आ रहा है कि नहीं आ रहा। एक दूसरे को फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। एक दूसरे को फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। ठीक है। तो रेट हो गया, रिदम हो गया, एक्सिस हो गया, और एसटी सेगमेंट का हमें पता चल गया। अच्छा, अब ये वाली ईसीजी देखो, इस ईसीजी पे क्या फाइंडिंग नजर आ रही है आपको? सबसे पहले देखा रेट। रेट कैसा है ऊपर?
एक दो तीन हंड्रेड के करीब रेट हो गया, ठीक है शाबाश। 2.5 या 3 के करीब हो गया, 100 रेट हो गया। आगे एसपीडी प्रेस तो थ्री में एसपीडी प्रेस ना दे दिया नंबर। अच्छा, इसके अंदर ना जो फाइंडिंग है ना, ये वाला क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स देखो, ये डिफरेंट है बिल्कुल। ये वाइडेंड है, कोई इसमें टी वेव नहीं है, हमें पता नहीं जा रहा कि सिर्फ क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स ऑफ वाइडेंड है। इसको हम कहते हैं वेंट्रिकुलर एक्टोपिक, वेंट्रिकुलर एक्टोपिक गेट। ठीक है, इसको हम एक्स्ट्रा सिस्ली भी कहते हैं। अब इस पेशेंट में पल्स मैं अगर ले रहा हूँ, तो पल्स में मुझे क्या फील होगा? हर 3-4 के बाद एक भी ड्रॉप होगी, उसको कहते हैं एक्स्ट्रा सिस्ली। तो रेगुलरली इरेगुलर रिदम होगा पेशेंट, रेगुलर हर 3 से 4 बीट के बाद एक बीट ड्रॉप होती है। ये मोस्ट कॉमन एबनॉर्मेलिटी है ईसीजी के ऊपर, मोस्ट कॉमन एबनॉर्मेलिटी है ईसीजी के ऊपर। ठीक है, वेंट्रिकुलर एक्टोपिक से एक्स्ट्रा सिस्टीज को कहते हैं। अच्छा, अब ये वाला सिनेरियो पढ़े जरा। इन्होंने तो पंखा पंखा चला के दिया है, ये लड़का बैठा भाई का दरवाजा जो है ना वो बंद कर, दरवाजा से बंद था। सिनेरियो से आपको क्या लग रहा है? इसकी भी हर्ज लगी, माइक्रो इन्फार्क्शन लग रहा है ना। आप लोगों ने पार्ट 1 करके आए हो ना, सिनेरियो से पहचान लोगे ना, तो सिनेरियो इंपॉर्टेंट होता है पढ़ना। ठीक है, तो जो नॉलेज आप लोगों ने, जब अब आपको 3 क्वेश्चन आएंगे कि डिस्क्राइब दी सीसीजी। तो ईसीजी की डिस्क्रिप्शन आए तो आपने पहले बताना है कि रेट कैसा है, रिदम कैसा है, एक्सिस कैसा है, एक्सिस में एलिवेशन है तो कहाँ पे है। फिर दूसरा क्वेश्चन आएगा व्हाट इज योर डायग्नोसिस। तो डायग्नोसिस आप लोगों ने बोल देना है। तो क्या क्या डायग्नोसिस है इसके अंदर? एंटीरियर वॉल एमआई, एसटी एलिवेशन एमआई इन द एंटीरियर वॉल। ठीक है, एंट्रोलेटरल वॉल एमआई है। ठीक है, एक्यूट एंटीरियर वॉल एमआई, लेटर में बोल रहा हूँ एक्यूट एंटीरियर वॉल एमआई। ठीक है। अच्छा जी, अब आप लोगों से क्वेश्चन पूछ जाएगा इस पेशेंट को एमआई है, तो कैसे मैनेज करोगे? तो आप लोगों ने उसके स्टेप्स लिखने हैं। कुर्सी ले आओ। तो आप लोगों ने सबसे पहले लफ्ज बोलना होता है रिससिनेशन। अगर किसी पेशेंट को एमआई हो तो पहला काम क्या करेंगे? अगर वो बेहोश है तो उसका एयरवे ब्रीदिंग सर्कुलेशन करेंगे, तो उसके एयरवे सिक्योर करेंगे। ठीक है, उसके बेड साइड पे जाएंगे, उसको एक करवट दिलाएंगे, उसका एयरवे सिक्योर करेंगे, उसकी आईवी लाइन लेंगे, उसको कार्डियक मॉनिटर अटैच करेंगे। तो पहला काम क्या बोलना है आप लोगों ने, लफ्ज क्या बोलना है? रिससिनेशन। ठीक है, रिससिनेशन में ये चीजें शामिल होती हैं। कॉल फॉर हेल्प, ठीक है, एयरवे ब्रीदिंग सर्कुलेशन, ऑक्सीजन लगाना, अपराइट करना, एस्प्रिन देना। ठीक है, एस्प्रिन देने के बाद नाइट्रोग्लिसरीन देनी है, मॉर्फिन देनी है, कार्डियक मॉनिटर अटैच करना है। फिर हमने देखना है कि हमारे पास पीसीआई अवेलेबल है। पीसीआई क्या चीज होती है? वो होती क्या चीज है? पीसीआई क्या चीज होती है? पीसीआई में क्या काम करते हैं? तो हम उसको कैसे ब्रेक करते हैं? शाबाश, इसको कहते हैं स्टंट डालना। तो जहां पे वो आर्टरी ब्लॉकेज है, वो आर्टरी ब्लॉकेज जो है वहां पे हम लोग स्टंट डाल देते हैं। ठीक है, एथेरोस्क्लेरोसिस का कॉन्सेप्ट है आप लोगों को? व्हाट इज एथेरोस्क्लेरोसिस? एथेरोस्क्लेरोसिस क्या चीज होती है? पूरी दुनिया एथेरोस्क्लेरोसिस के पीछे पड़ी हुई है ना। नॉर्मली क्या होता है कि हमारी जो आर्टरीज होती हैं, उसके अंदर खून जो है ना, इतने हिस्से में से गुजर रहा होता है।
आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है, ये प्लेक बनना शुरू होता है। प्लेक के अंदर गंद, जैसे एक पाइप है उसमें से पानी गुजर रहा हो, वो पाइप के अंदर आहिस्ता आहिस्ता उल्टी जमा होना शुरू हो जाएगी या डेब्रिस जमा होना शुरू हो जाएगा, तो क्या होगा, ये ल्यूमन तंग होता चला जा रहा है। ठीक है, अगर ल्यूमन जो ब्लड इतने समय से गुजरना था अब इतने समय से गुजर रहा है, तो पेशेंट को क्या होगा, वो चलेगा तो चेस्ट पेन होगा, उसको कहते हैं स्टेबल एंजाइना। स्टेबल एंजाइना। ठीक है। अगर उसके ऊपर प्लेटेड प्लग आके लग गया है, तो ल्यूमन और तंग हो गया, पेशेंट को बैठे बैठे चेस्ट पेन होगा, जिसको हम कहते हैं अनस्टेबल एंजाइना। ठीक है। अगर ये ल्यूमन बिल्कुल ब्लॉक हो जाए, इससे क्या होगा, खून बिल्कुल रुक गया, इसको हम क्या कहेंगे, एस टी एलिवेशन माइक्रोड इन्फेक्शन। तो पूरा बंद होना, ये काम शुरू कहाँ से हुआ था, इस प्रोसेस को कहते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस, कि ये जो आर्टरी का अंदर ल्यूमन बंद हो रहा है ना, उसके अंदर ये गंदला जमा हो रहा है, इसको कहते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस। ये बॉडी में एथेरोस्क्लेरोसिस के क्या रिस्क फैक्टर्स हैं हमारे, हाइपरलिपिडेमिया, शाबाश, और कोलेस्ट्रॉल हाइपरलिपिडेमिया से हो गया ना, और डायबिटीज मेलिटस, हाइपरटेंशन, ठीक है, होमोसिस्टिन यूरिया, ये हमारी बॉडी के रिस्क फैक्टर। स्मोकिंग, अल्कोहल, इन सब के साथ क्या होता है, जैसे एक पाइप में से हम पानी गुजारें और एक पाइप में से रूह अफ़ज़ा गुजारें, तो किस पाइप के जमने के ब्लॉक करने के अम्कान ज्यादा है, रूह अफ़ज़ा वाला। तो हमारा जो ब्लड है जिसमें तो शुगर ज्यादा हुई होगी, उसको क्या हुआ होता है, ब्लड रूह अफ़ज़ा बना होता है, वो रूह अफ़ज़ा अंदर पाइप को अंदर जाके जमना शुरू हो जाता है। तो ये एथेरोस्क्लेरोसिस के साथ हो रहा होता है कि हमारे ब्लड के अंदर ब्लड शुगर ज्यादा है, लिपिड ज्यादा है, कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है। ठीक है, स्मोकर है पेशेंट, तो सारा क्या काम करता है, स्मोकिंग का जो गंदला होता है, सिगरेट के अंदर जो धुआं के अंदर जो केमिकल्स होते हैं, सारे अंदर जाके जमना शुरू हो जाता है। ठीक है। तो पॉइंट आप लोगों ने याद रखना है, एथेरोस्क्लेरोसिस दिमाग में क्या करवाती है, स्ट्रोक करवाती है, शाबाश। आंखों में क्या करवाती है, रेटिनोपैथी। हार्ट के अंदर क्या करवाती है, एम आई, इस्कीमिक हार्ट डिजीज। किडनीज में क्या करवाती है, क्रोनिक किडनी डिजीज। ठीक है, और टांगों में क्या करवाती है, पेरिफेरल आर्टरी डिजीज, वो वेन्स के अंदर, डीवीटी वेन्स के अंदर। तो खून की नालियां पतली जब हो जाएंगी, पेशेंट चलेगा तो टांगों में दर्द होगा, बैठता है तो दर्द ठीक हो जाता है। जहां तक समय लगी आप लोगों को, हम लोगों की जब आर्टरी बिल्कुल ब्लॉक हो जाएगी, तो हमें उस ब्लॉक को तोड़ना है। तोड़ने को हम कहते हैं पीसीआई। पीसीआई को हम लोग स्टंट डालना भी कहते हैं। सुनिया हुआ है ना, स्टंट पाए ने दिल दे विच। दो आर्टरियां स्टंट पाए ने मेरे। हार्ट की कितनी मेन मेन आर्टरीज होती हैं, मेन आर्टरीज कितनी होती हैं हार्ट की, राइट और लेफ्ट दो होती है। ठीक है, लेफ्ट जो होती है फौरन जाके दो हिस्सों में डिवाइड हो जाती है। आप लोगों को आती है बातें, लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग होती है, लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स होती है, अभी पार्ट वन करके आई हो, ये सारा नॉलेज वही है। तो हार्ट की मेन तीन ब्लड वेसल्स होती है, राइट कोरोनरी आर्टरी, एलएडी एंड लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स। तो वो ना मेरे तीनों तीनों बाल बंद है, वो लोग बाल वो उसको बाल बोल रहे होते हैं, वो इसकी आर्टरीज बंद होती है उससे। ठीक है, वेल बंद भी होते हैं, एओर्टिक सिनोसिस, एओर्टिक रिगर्जिटेशन, ओल्ड एज में वो भी हो जाता है ना, वो वेल बंद होना उसको कहते हैं। ठीक है, लेकिन चूंकि लोगों को आर्टरी का लफज नहीं पता, तो उनको वाल ही कहते हैं। तो देर स्टंट पे नहीं है, तो आपने फिक्रा सुना हुआ होगा ना, वो स्टंट क्यों डालते हैं, इसी ब्लॉक को खोलने के लिए, इसी ब्लॉक को खोलने के लिए। जैसे मैंने आप लोगों को सिखा दिया ना, एथेरोस्क्लेरोसिस का मतलब यह है कि जो ब्लड इतने हिस्से में से गुजरना था, इतने पाइप में से गुजरना था, अब वो इतने हिस्से में से गुजर रहा था, तो हमने यहाँ पे स्टंट जब डाल देंगे तो क्या होगा, रास्ता खुल जाएगा, बेसिकली खून की सप्लाई बहाल होगी, तो उसका दर्द बेहतर हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, तो हम लोग क्या क्या काम करेंगे, पेशेंट की पीसीआई करेंगे। अगर पीसीआई अवेलेबल ना हो तो फिर क्या काम करेंगे, एमआई की ट्रीटमेंट बता दो। इस प्लॉट को तोड़ेंगे, इस प्लॉट को तोड़ने के लिए कौन सी दवाई यूज की जाती है, स्ट्रेप्टोकाइनेस, एल टेप्लेज। आप लोगों ने बोलना है यहाँ पे, आप लोगों का मेरा मकसद है आप लोगों को कॉन्फिडेंस देना कि यू कैन डू इट, कि आप इसको कर सकते हो। कोई ऐसा वो आप लोगों को चीजें आती हैं, मैंने अभी तक वो शायद ही कोई बात ऐसी की जो आप लोगों को ना आती हो। अच्छा मुझे बताओ, एंटी प्लेटलेट्स दवाइयों के नाम, आप, एस्प्रिन, क्लोपिडोग्रेल,
टाइकाग्रालर, एफिशिएंसी, ये एंटी प्लेटलेट्स है। ठीक है। एंटी कोगुलेंट्स क्या होती हैं? जो खून को जमने से रोकती हैं, उनके नाम बताओ। बोलो शाबाश, अब आपने बताना। एस्पिरिन एंटी प्लेटलेट है। हेपरिन, वारफिन, रिवारोक्साबेन। ठीक है। जो क्लॉट बना हुआ है उसको फैलने से रोकती है, उसको कहते हैं एंटीकोगुलेंट्स। ठीक है। जो क्लॉट बन चुका है उसको तोड़ने वाली दवाई का नाम बताओ। वो है थ्रोम्बोलिटिक्स। स्ट्रेप्टोकाइनेस, एलटेप्लेस, टेनेक्टेप्लेस। तो सबसे पहले आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि व्हाट इज एंटी प्लेटलेट। ये आप लोगों ने स्टेप 1 के लिए चीजें पढ़ी हैं। एंटी कोआगुलेंट और थ्रोम्बोलिटिक्स। थ्रोम्बोलिटिक्स, तो इन वर्ड्स को याद कर। ठीक है। बात का जब आप कुछ नहीं ना बता रहे होते, फिर हम इस तरह के सवाल पूछते हैं आप लोगों से। अगर इस तरह के सवाल भी ना आते हो तो फिर हम फिर कहते थे मसला। तो लेकिन वो ये बेसिक्स बातें है ना, किसी को एस्पिरिन का नहीं पता वो क्या चीज है, तो उसका भी पास होना नहीं ना बनता ना फिर। ठीक है ना। दुनिया में बहुत थोड़ी दवाइयां ऐसी जिनकी वजह से लोगों को नोबेल प्राइज मिला था। एस्पिरिन वन ऑफ देम। एस्पिरिन क्या काम है जो नहीं करती? कहते हैं ना एस्पिरिन हर घर में मौजूद होनी चाहिए, हर वक्त मौजूद होनी चाहिए। क्यों कहते हैं? इट एक्ट्स लाइक ए मिनी एसके। किसी को नाना खातर किसी को हार्ट अटैक हो रहा हो ना, उसको एस्पिरिन पानी में हल्का करके खिला दो, तो उसको वो एस्पिरिन जुबान के नीचे रख ले, उसका आदि दर्द दूसरी बार ठीक हो जाता है, आधा रास्ता उसी वक्त खुल जाता है। वही, क्योंकि जब क्लॉट बनता है ना तो पहले प्लेटलेट प्लग्स आती है। पता है ना, एथेरोस्क्लेरोसिस आप लोगों ने पैथोफिजियोलॉजी पढ़ी होगी। तो प्लेटलेट प्लग को तोड़ना जरूरी है, तो एंटी प्लेटलेट। तो एमआई की मैनेजमेंट में आप लोगों का जवाब होता है कि पेशेंट को थ्रोम्बोलाइज करेंगे या पीसीआई देंगे, पीसीआई करेंगे। तो अगर आप इतना बोलोगे ना तो आपको 6 6 नंबर मिलेंगे। लेकिन अगर सिर्फ थ्रोम्बोलाइसिस का लफ्ज बोलोगे तो आपको 2 नंबर मिलेंगे। आज तो आपका जवाब दुरुस्त है। तो इम्तिहान में अक्सर वक्त यही हो रहा होता है। तो मेरा स्टेशन तो ठीक हुआ था लेकिन मैं फेल हो गया। उसकी रीजन क्या थी? कि आपने ये सारे स्टेप्स बोले। मेरा यहाँ पे लाने का, बुलाने का मकसद आप लोगों को यही है कि आप लोगों को ये चीज बार बार बावर कराना कि आपने बेसिक से शुरू करें। ठीक है। आप लोगों ने जिन्होंने हाउस ऑफ की उनको तो इस बात का पता होगा ना। खुदा ना खासा कोई इमरजेंसी पेशेंट आ जाए तो उसके हम लोग एज ए जूनियर डॉक्टर क्या काम करते हैं? उसके पास जाते हैं, उसको सिंपल सिंपल काम करते हैं। ठीक है। पीसीआई, ओथ्रोम्बोलाइसिस, देन जब पेशेंट स्टेबल हो जाएगा तो उसके बाद बीटा ब्लॉकर, स्टेटिन्स, और देखना है कि हार्ट में ऐसे एरिथमियास तो नहीं हो रहे एमआई की वजह से। तो ये सारी एमआई की मैनेजमेंट ये हर एमआई में आप फिट कर सकती हो। आप लोग ना 5 मिनट लो। ये मैं आप लोगों को भिजवा देता हूँ। ये जो पीडीएफ है ना मैं आप लोगों को भिजवा देता हूँ। अ, जितनी बातें मैंने अभी की है ना एमआई से रिलेटेड, इनको आप लोगों ने लिखना है, अपना अपने नोट्स बनाओ एक दफा। अपनी हाथों से एक दफा लिखा होगा ना, और दो दो का जोड़ा बन के ना एक दूसरे को बोल के सुनो। थोड़े पहले ग्रुप पे उम्र वीडियो लिंक्स निकालोगे ना, उसमें पड़ी हुई है अपने फोन में ना। वीडियो लिंक्स निकालो ग्रुप में। आपको मैं इस ग्रुप में थोड़ी देर में ऐड कर, तो बात करना मेरा ना है। आज ही इनकी पहली क्लास। मीडिया लिंक्स में जाओगे ना, ईसीजी इंटरप्रिटेशन में, मतलब ग्रुप में नहीं है, उसको बाद में शामिल कर देते हैं। अब वो ये ईसीजी वाला जो, ये वाला जो पॉइंट है ना, ये वाला इतना सा पेज नंबर क्या है, इसके ऊपर क्या लिखा हुआ, पेज पेज 3 जो है, इतना सा जो पोर्शन है ना, सारे एक दूसरे को
बोल बोल के सुनाओ जरा, ठीक है, ताकि आप लोगों को ये बोलना आए। सो क्योंकि ये इम्तिहान है इंटरेक्शन का, इसमें आप लोगों ने कॉन्फिडेंटली एग्जामिनर को बताना है जवाब अपना। मुझे जब तक आप एक्सप्रेस नहीं करोगे उस वक्त तक वो आपको मार्क्स नहीं देगा। ठीक है, मैं करता हूँ, मुझे मैसेज करो। सबने याद कर लिया? एक दूसरे को ना बोल बोल के सुनाओ, आपकी बड़ी मेहरबानी। ये एग्जाम है, मैंने परसों इस बैच का ना पिछले बैच का मॉक टेस्ट दिया था। उसमें ये सबसे बड़ा मसला आ रहा था, पता किस चीज का आ रहा था? एक्सप्रेस करने का। आप लोगों को जवाब आता तो आप लोगों से बोल के बताया नहीं जाता। ठीक है, वो कैसे कैसे ठीक होगा? जब आप उसको खुद बोलोगे। ठीक है, तो आप लोगों को जो तैयारी करिए ना, सबसे पहली चीज चाहिए, वो एक बंदा चाहिए जो इम्तिहान दे रहा हो। सबके पास ऐसा बंदा है? नहीं है? तो शीशे में अपना साथी बना, शीशे के सामने खड़े होकर बोलो। फिर अगर नहीं, आपका कोई घर में कोई, घर में छोटा बहन भाई है, कोई घर का वर्कर है, उसके ऊपर अप्लाई करो। ठीक है, तो वरना शीशा तो है ही है ना, इसको बोल बोल के सुनाओ। ठीक है। अच्छा जी, ये वाली चीज आप लोगों के एग्जाम में आई हुई थी। अब जो नॉलेज हमने इसमें से पिछली चीज पे अप्लाई किया था, अब आपने इस पे अप्लाई करना है। रेट कैसा है, रिदम कैसा है, एक्सिस कैसा है, एसटी सेगमेंट कैसा है। ये पेज नंबर है 5, पेज नंबर 5 के ऊपर इसी अगर आप देख के ना इसको मुझे फाइंडिंग्स बताओ। ठीक है, मैं शुरू ठीक एरिया और उसके बाद पहले पहले तो बीसी का तो लिखा हूँ। पहले इनको करने दो, फिर मैं पूछता हूँ हर एक से। सबसे पहले बताना है रेट कैसा है, फिर बताना है रिदम कैसा है, फिर आपने बताना है एक्सिस कैसा है, फिर एक्सिस सेगमेंट का बताना है वो कौन सा एलिवेटेड है, कौन सा एलिवेटेड है और कौन सा डिप्रेस्ड है।
मैडम कौन सा वाला एस टी आई से कैलकुलेटेड? V3 VF में एलिवेटेड है, शाबाश। जब VF देखी तो साथ ही कौन सी लीड्स देख दी है? 2 और 3। तो 2 और 3 में एलिवेटेड है, तो 2 3 AVF बोल रहे हैं हम। ठीक है, एफ से इंफीरियर, इंफीरियर वाला एम हो गया। ठीक है, 2 3 एंड AVF। किसको नहीं पता चला? नहीं पता लगा? इधर मेरे पास आओ, पता लग गया? वेरी नाइस। एस तुम्हें पता चला? एस में डिप्रेशन कहाँ पे है? V2 में। चलो कह सकते हो V2 V3 में, V4 में। ठीक है, शाबाश। और AVL के अंदर पता जा रहा है ना इस पेशेंट का डायग्नोसिस क्या होगा? क्यूट इंफीरियर वन। किस ईसीजी के ऊपर एस सेगमेंट एलिवेशन और डिप्रेशन दोनों इकट्ठे मौजूद है, इसको क्या कहेंगे? क्यूट इंफीरियर वाला एम्प्लाई। अच्छा, पेशेंट की ना 3 चीजें होती हैं। पहला होता है सिम्टम्स, फिर होती हैं ईसीजी चेंजेस, और तीसरा होता है कार्डियक एंजाइम्स। कार्डियक एंजाइम्स। ठीक है, 3 में से 2 चीजें एट ए टाइम पॉजिटिव हों, उसको कहते हैं, पेशेंट को इस वक्त एमआई चाहता है। बड़ी दफा ऐसे होता है पेशेंट चेंजेस के साथ आपके पास आता है, लेकिन उसको कोई चेस्ट पेन नहीं होती, उसके कार्डियक एंजाइम्स भी नॉर्मल होते हैं, तो उसको एमआई नहीं है, उसको तो प्रीवियस चेंजेस उसकी परसिस्ट कर रही हैं। ठीक है, एक पेशेंट है आपके पास, आया है, कंधे पे चोट लगी है, आप ईसीजी करते हैं, कहते हैं मेरे घबराहट हो रही है। ईसीजी करते हैं, ईसीजी बिल्कुल नॉर्मल आती है। क्या करेंगे? थोड़ी देर बाद रिपीट करेंगे, फिर भी नॉर्मल आती है तो कुछ देर बाद फिर रिपीट करने के बाद कार्डियक एंजाइम्स के पॉइंट। ठीक है। अच्छा, हमने ना ईसीजी की स्पेशली करनी चाहिए हमें? बोलो शाबाश। किस स्पेशल की ईसीजी में करनी चाहिए? नंबर 1, हर वो पेशेंट जिसको चेस्ट पेन है, हर वो पेशेंट जिसको चेस्ट पेन, नंबर 1। नंबर 2, हर वो पेशेंट जिसको पेल्पिटेशन है, जैसे जो कहता है मुझे घबराहट होती है। ठीक है, हर वो पेशेंट जो शॉर्ट ऑफ ब्रेथ है। ठीक है, हर वो पेशेंट जो कहता है मुझे कुछ हो रहा, मेरे ठंडे पसीने आ रहे हैं, डॉक्टर साहब मेरे बचाओ, मैंने चला, मेरे दिल में कुछ हो रहा। अनएक्सप्लेन्ड सिम्टम्स। ठीक है, अनएक्सप्लेन्ड सिम्टम्स। ठीक है, हर वो पेशेंट, डायबिटिक पेशेंट जो कहता है मुझे एपिगैस्ट्रिक पेन है, डायबिटिक ना भी हो, एपिगैस्ट्रिक पेन जो कि आपके पीपीआई की रिस्पॉन्ड ना कर रही हो, बड़ी दफा एमआई होती है, बड़ी दफा एमआई होती है। ठीक है, तो आप लोगों ने ये पॉइंट पॉइंट याद रखना: चेस्ट पेन, palpitation, shortness of breath, sweating, unexplained symptoms, डायबिटिक पेशेंट विद एपिगैस्ट्रिक पेन। तो ये प्रैक्टिकली इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हमारे घर में भी किसी के साथ ये वाकया हो सकता है। तो किस पेशेंट की हमने ईसीजी करनी है, इनमें से कोई भी अलामत हो तो ईसीजी लाजमी करनी चाहिए। बड़ी दफा एमएससी के अंदर हम लोग पेशेंट की ईसीजी कर रहे होते हैं, ये देखने के लिए कि इसको खतरनाक चीज तो नहीं जा रही, ताकि इसको डिस्चार्ज करें। तो 2 चीजें देखते होते हैं: वाइटल्स, अगर वाइटल्स ठीक हैं तो उसको, और ईसीजी ठीक है तो उसको डिस्चार्ज कर सकते हैं। तो वाइटल्स में क्या चीज शामिल होती है? पल्स, ब्लड प्रेशर, टेम्परेचर, रेस्पिरेटरी रेट। वाइटल इंग्लिश मान का लफ्ज है, इसका उर्दू मानी क्या है? वाइटल इंग्लिश मान का लफ्ज है ना, उर्दू मतलब क्या है इसका? वाइटल, दिस थिंग इज वाइटल, अहम, इंपॉर्टेंट, शाबाश। तो वाइटल्स आर वाइटल। हर किसी पेशेंट के वाइटल्स में से एक वाइटल भी खराब है ना तो पेशेंट अनस्टेबल है। ये बात याद रखना मेरी। अगर अनएक्सप्लेन्ड पल्स रैपिड है, हो सकता है उसके अंदर ब्लीड हो रहा हो, अनएक्सप्लेन्ड रेस्पिरेटरी रेट ज्यादा है,
हो सकता है उसको पल्मोनरी एम्बोलिज्म हुआ हो, निमोनिया चल रहा हो, हाँ पर बाकी मैं सही बैठा, साथ ये थे बस, तो पल्मोनरी एम्बोलिज्म हुआ हो। तो वाइटल्स आर वाइटल, टेम्परेचर भी इसमें इंपॉर्टेंट है, हाइपोथर्मिया हाइपोथर्मिया दोनों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप लोगों को इसी यहाँ तक समय लग गई, इसी का एक सेशन आप लोगों को लास्ट में आना है। तो इसी चीज के ऊपर एसटीएम एलिवेशन कहाँ पे है, तो शाबाश, ये सारा नॉलेज अप्लाई करो। शाबाश, V2, V3, V4 और V5 में भी है। जब इसके अंदर हो तो लिटिल वाल भी देख लेनी चाहिए, तो 1 और ABL इसमें भी उठा हुआ था। ठीक है, अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आता है जिसको कहते हैं हम लिम्ब लीड्स में 1 स्मॉल स्क्वायर, और चेस्ट लीड्स के अंदर 2 स्मॉल स्क्वायर्स। आपका एस सेगमेंट एलिवेटेड हो सिग्निफिकेंट कहलाता है। ठीक है, लिम्ब लीड्स कौन सी वाली थी, ये वाली, ABR ABL, इनके अंदर एक छोटा सा स्मॉल स्क्वायर भी उठा हुआ हो ना, वो सिग्निफिकेंट कहलाएगा। ठीक है, मन की शक्ल एल से मिलती है ना, स्मॉल एल जो है, स्मॉल एल को हम मन की तरह ही लिखते हैं ना, तो लिम्ब लीड्स में 1 स्मॉल स्क्वायर, और चेस्ट लीड्स सी में गोला गोला होता है, दो में भी गोला होता है, तो चेस्ट लीड्स में 2 स्मॉल स्क्वायर उठा हो तो वो सिग्निफिकेंट कहलाएगा। ठीक है, अच्छा जी, हमने एलिवेशन देखी थी। अब इस चीज के अंदर क्या चीज नजर आ रही है हमें, सबसे पहले रेट देखो कैसा है, शाबाश, 150 140 के करीब रेट है। रिदम कैसा है, ठीक ला कर है। ठीक है, एक्सिस कैसा है, 1 ऊपर की तरफ, AVF नीचे की तरफ, तो लेफ्ट एक्सलेशन हो गया। एसटी सेगमेंट कैसा है, 1 में देखा तो क्या हुआ है, नीचे गया हुआ है। 1 देखी तो फौरन साथ कौन सी देखनी है, ABL, और साथ ही इन लीड्स के अंदर V4, V5 और V6, ऐसी सेगमेंट डिप्रेशन है। आज जाने के बाद आप लोगों को बंदा, कोई बंदा इसी से पकड़ा देगा ना, तो आप खामोश नहीं बैठोगे, कुछ ना कुछ बोलोगे जरूर। और बतौर डॉक्टर जिंदगी में कभी एस्टी एलिवेशन मिस नहीं करना, एस्टी में डिप्रेशन मिस नहीं करनी, क्योंकि आप लोगों ने अभी जाके क्या करना है, अभी हाउस जॉब के बाद आपने हॉस्पिटल्स में काम करना है ना, तो इसी इंटरप्रिटेशन एक इंतहाई इंपॉर्टेंट स्किल है आप लोगों की। तो जिस हॉस्पिटल के अंदर वहाँ का MO, वहाँ का स्टाफ एसटी सेगमेंट चेंजेस मिस करे ना, उस हॉस्पिटल का को रजिस्ट्रेशन का हक नहीं है। समझ लगे नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आप लोगों को आज के बाद इसी के ऊपर कोई बंदा दे देगा ना, तो आप कुछ ना कुछ बताओगे जरूर उसको। ठीक है, अच्छा जी, नेक्स्ट इज, ये सिनेरियो पढ़े सबसे पहले। पेशेंट को हार्ट फेलियर है, हार्ट फेलियर के बाद अब उसकी ये ECG है, तो इसी के ऊपर देखें, रेट हम लोग फिर कैलकुलेट नहीं कर सकते क्योंकि सबका फास्ट इरेगुलरली इरेगुलर। तो FP में देखो है, ये पेज नंबर 10 है, अगर आप फोन पे देख लो तो पेज नंबर 10 है ये। तो इस पे देखिए P वेव है कि नहीं है, P वेव एब्सेंट है। तो एब्सेंट P वेव हो, इरेगुलर रिदम हो, इसको क्या कहते हैं, एट्रियल फिब्रिलेशन। इसको क्या कहते हैं, एट्रियल फिब्रिलेशन। अब एट्रियल फिब्रिलेशन के अंदर होता क्या है, एट्रियन ऐसे कॉन्ट्रैक्ट करना होता है। ठीक है, कैसे कॉन्ट्रैक्ट करने की वजह जैसे कांप रही होगी, जब कांपेगी तो कुछ करंट आगे जाएगा, कुछ नहीं जाएगा। जो जाएगा तो वो वेंट्रिकल भी कॉन्ट्रैक्ट करेगा, लेकिन इरेगुलरली इरेगुलर कॉन्ट्रैक्ट करेगा। ठीक है, जब ऐसे सिर्फ कांपेगी तो एट्रियल अपेंडिज के अंदर ब्लड इकट्ठा होगा, ब्लड इकट्ठा होगा तो क्या होगा, क्लॉट बनेगा, क्लॉट बनेगा। तो एट्रियल फिब्रिलेशन से पेशेंट को क्या होगा, क्लॉट अगर लेफ्ट वेंट्रिकल में आया और वहां से लेफ्ट वेंट्रिकल से दिमाग में जाएगा तो क्या होगा, स्ट्रोक होगा। पेट में जाएगा तो क्या होगा,
मेसेंटेरिक इस्कीमिया होगा, टांगों में जाएगा तो क्या होगा, एक्यूट लिम्ब इस्कीमिया होगा, एक्यूट लिम्ब इस्कीमिया होगा। पॉइंट समझ लगे या नहीं? तो एट्रियल फिब्रिलेशन की मैनेजमेंट में ये चीज शामिल होती है, रेट कंट्रोल, रिदम कंट्रोल एंड आफ्टर में एंटी कोआगुलेशन, कि ब्लड जब स्टे हुआ है उसके बाद हो सकता है जम गया हो, तो जमने से बचने के लिए हम एंटी कोगुलेट करना दो। ठीक है, अगर हार्ट रेट इतना तेज हो तो दिल ऐसे तेजी से धड़क रहा है, धड़कने से क्या नुकसान होगा, तो दिल बहुत ज्यादा तेजी से धड़क रहा हो तो उसका क्या नुकसान होगा, मसल डैमेज होंगे और क्या होगा, हाइपोट्रोफी, और क्या होगा। जब दिल ने धड़कना है, धड़कने से पहले सिर्फ खून जमा होना है, वो जमा होगा तो ही बाहर निकलेगा ना, अगर इतना तेजी से धड़क रहा है तो जमा होने का मौका ही नहीं मिल रहा, हाइपोटेंशन होगा। इस वजह से रेट कंट्रोल करना जरूरी होता है। तुम्हें एक मजदूर ला दो, ये तुमने ये जग भर के इस जगह पे लाके एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करना है, वो इतनी स्पीड से जाता है कि आधा पानी रास्ते में ही गिरा देता है, तो आप उसको क्या कहेंगे, पानी होली चलो, पानी जाया ना करो। यही काम है ना, हार्ट भी ऐसे ही है ना, जब बहुत तेजी से धड़क रहा है तो उसमें ब्लड आएगा ही नहीं तो बाहर कैसे निकलेगा। तो पहला स्टेप इज रेट कंट्रोल, दूसरा स्टेप इज रिदम कंट्रोल, वो वापस जो जिस कांप रहा था उसको वापस हमने धड़काना है, और थर्ड इज एंटी कोगुलेशन। एंटी कोगुलेशन क्यों करनी है, क्योंकि क्योंकि उसने ब्लड ने स्टे किया था, स्टे करने से क्लॉट बनने का खर्चा है, तो क्लॉट को हमने, अगर क्लॉट बन जाएगा तो क्या होने का खर्चा है, ब्रेन में स्ट्रोक, मिसेंटेरिक इस्कीमिया हो सकता है। शाबाश, इस वजह से पेशेंट को एक्यूट इस्कीमिया हो, पेशेंट को स्ट्रोक हो तो साथ एट्रियल फिब्रिलेशन होती है अक्सर का। बाद में पेशेंट आपने देखे होंगे कभी कि उनको हम तो आप लोगों ने ये इसी आप लोगों को एग्जाम ईसीजी थी, ठीक है, तो आपने देखना है कि रिदम इरेगुलर है, पी वेव एब्सेंट है, डायग्नोसिस इज एट्रियल फिब्रिलेशन। तो मैनेज कैसे करेंगे। अच्छा, ये इसके ना काजिज भी पूछ लेते होते हैं, तो काजिज को रटा लगा लेना, क्योंकि काजिज बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाइपरटेंशन, इस्केमिक हार्ट डिजीज, हार्ट हार्ट फेलियर, वेलवर हार्ट डिजीजेस, हाइपरथायराइडिज्म, अल्कोहल, लंग डिजीजेस। ठीक है, तो ये सारी जो है ना एट्रियल फिब्रिलेशन की जो काजिज है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो रेट कंट्रोल, रिदम कंट्रोल, एंटी कोगुलेशन। रेट कंट्रोल में कौन सी दवाई देंगे जो हार्ट रेट को कम करेगी, तो किसी दवाई का नाम बता सकते हो जो दिल की धड़कन कम करती है। हाँ, बीटा ब्लॉकर, शाबाश, प्रोप्रानोलोल, ठीक है शाबाश, और कैस्टन ब्लॉकर, रेट लिमिटिंग सीसीपीस, ठीक है, रेट लिमिटिंग सीसीपीस और डाइजोक्सिन। और रिदम कंट्रोल करिए, वर्ड याद रखना आप लोगों ने, एमाइड्रोन, ठीक है। अच्छा, अब आप लोगों को अरिथमिया का मैं एक छोटा सा सूत्र समझा देता हूँ, फिर उसके बाद हम लोग ब्रेक लेते हैं। जैसे मैंने आपको एक चीज सिखाई कि जब दिल बहुत तेजी से धड़क रहा हो तो इतनी तेजी से धड़केगा खून आएगा ही नहीं, आएगा नहीं तो बाहर नहीं निकलेगा, बाहर नहीं निकलेगा तो पल्स को क्या होगा, लो वॉल्यूम, ब्लड प्रेशर को क्या होगा, डिक्रीज। जब ब्लड प्रेशर कम होगा तो ब्रेन को क्या होगा, ब्लड सप्लाई कम जाएगी, ब्लड सप्लाई कम जाएगी तो पेशेंट सिंपली बेहोश 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 होना शुरू हो जाएगा, लंग्स को कम जाएगा तो शॉर्ट ऑफ ब्रेथ। इसको कहते हैं पेशेंट इज अनस्टेबल, पेशेंट इज अनस्टेबल। तो अनस्टेबल से क्या मुराद है कि हाइपोटेंशन में जा रहा है, अल्ट्रासेंसोरियम में जा रहा है, शॉर्ट ऑफ ब्रेथ हुआ है, ठीक है, तो उस पेशेंट को हम लोग शॉक देंगे। हर अरिथमिया जिसके अंदर दिल की धड़कन इतनी बेतरतीब है कि पेशेंट अनस्टेबल हो रहा है, उसकी ट्रीटमेंट इज शॉक। ये फिक्र लिख लो, ये फिक्र को याद करो, कॉन्सेप्ट मैंने आपको सिखा दिया कि हर वो पेशेंट जो अनस्टेबल है उसको क्या काम करना है, हम लोगों ने इलेक्ट्रिक शॉक देना है। वो शॉक क्या काम करता है, एकदम दिल को रोकेगा, फिर ये सोचते हुए कि जैसे कोई बंदा बहुत ज्यादा बोल रहा हो या बच्चा बहुत ज्यादा तंग आ रहा हो, तो पहला काम क्या होता है, रीसेट किया जाता है, थप्पड़ लगता है ना उसको जोर, ताकि वो दोबारा रीसेट हो जाए। तो बेसिकली हार्ट को भी हमने एक दफा करंट लगा के उसको खामोश करने के बाद फिर इन्हें होप कि अब वापस नॉर्मल धड़कना शुरू हो जाए। शॉक लगाने का मकसद ये होता है, एक दफा सारे करंट बंद करके उसके, तो उसको कहना है कि अब शायद अपना करंट वापस इसका वापस आ जाए, ठीक है।
तो इलेक्ट्रिक शॉक का मकसद ये होता है। तो इलेक्ट्रिक शॉक देने का क्या इंडिकेशन है? पेशेंट कोई भी एरिथमिया हो जिसमें पेशेंट अनस्टेबल। अनस्टेबल से क्या मुराद है? हाइपोटेंशन, पल्स नहीं आ रही, पल्स लेस हो गया। ठीक है, अब 10 मिनट ब्रेक लेते हैं, उसके बाद दोबारा शुरू करते हैं। अच्छा जी, वैसे हम लोगों ने पीछे एट्रियल फिब्रिलेशन पढ़ी थी ना। अब इस चीज के ऊपर देखें क्या फाइंडिंग है। नंबर वन, हार्ट रेट कैसा है? बहुत तेज है, टेकिकार्डिया है, ऑलमोस्ट 200 250 के करीब हार्ट रेट है। पी वे पता चल रही? नहीं पता चल रही, लेकिन रिदम कैसा है? रेगुलर है। तो टेकिकार्डिया हो, एब्सेंट पी वेव हो, लेकिन रिदम रेगुलर हो, इसको हम कहते हैं एसवीटी, सुप्रावेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया। ये वन ऑफ द मोस्ट कॉमन अरिथमियाज है, स्पेशली हमारी लड़कियों के अंदर। ठीक है, हमारी फीमेल्स के अंदर बेसिकली। और जब दिल इतना तेजी से धड़क रहा हो तो हाइपोटेंशन में जाने के अमकान ज्यादा होते हैं। लेकिन बाज का ऐसा था, थोड़ी देर के लिए एसपीटी की एपिसोड चलती है, फिर उसके बाद ही बंद हो जाती है। आप लोगों ने भी अक्सर बात नोट किया होगा कि ज्यादा सिगरेट पी लें, ज्यादा चाय कॉफी ले लें तो क्या होता है, आपको ये मसला हो रहा होता है, दिल की धड़कन जो है वो तेज हो जाती है। ठीक है, तो ये मैं पानी की बोतल देख के इसको इसको पे काट। नंबर वन, टैकिकार्डिया है। नंबर टू, पी वेव का पता नहीं चल रहा कि ये टी वेव है कि पी वेव है। यानी इतना दिल के साथ तेज है कि पी वेव अंदर ही छुपी हुई है। नंबर थ्री, रिदम इज रेगुलर। जैसे कि इस ईसीजी के पे था कि इसके अंदर रिदम कैसा था? इरेगुलर था, और पी वेव एब्सेंट थी, इरेगुलर रिदम था। पी वेव एब्सेंट हो और रिदम रेगुलर हो, इज कॉल्ड एसवीटी, इज कॉल्ड एसवीटी। ठीक है, अब एसवीटी के अंदर क्या होता है कि हमने, जब पेशेंट स्टेबल हो तो सिंपल आपने वो करना होता है, उसको चलो खैर। अगर पेशेंट स्टेबल हो तो हमने सिंपल उसकी नेक मसाज कर, कैरोटिड मसाज कर। तो यहाँ पे कैरोटिड बॉडीज होती हैं। अब पता हुआ पैरासिम्पथेटिक सप्लाई इंक्रीज होगी, इंक्रीज होने के बाद हार्ट रेट डिक्रीज हो जाएगा। दूसरा हम क्या कहते हैं, कहते हैं अपना नाक बंद करो और मुंह में ऐसे करो। ठीक है, नाक बंद करो और मुंह में ऐसे जोर लगाओ, सारे करके देखो ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नाक बंद करने के बाद इसको कहते हैं वाल सल्वा मैनोवर, जो कहते हैं वाल सल्वा मैनोवर। इससे भी आपका पैरासिम्पथेटिक सप्लाई इंक्रीज होती है, हार्ट रेट डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, अगर ये चीजें काम ना कर रही हो, इसको इसको हम वेगम मनोवर्स कहते हैं। वेगम मनोवर्स में एक आता है कैरोटिन मसाज, और दूसरा आता है वॉल सेल्वा मनोवर, वेल सेल्वा मनोवर। ठीक है, अगर पेशेंट अनस्टेबल हो, हाइपोटेंशन है, चेस्ट पेन है, शॉक के अंदर गया हुआ है, तो क्या काम करना है? कार्डियोवर्जन, शॉक लगाना। ठीक है, अगर पेशेंट को इन दवाइयों से आराम ना आ रहा हो तो फिर हम क्या काम करेंगे? एडिनोसिन देंगे। ठीक है, एडिनोसिन की डोज आप याद रखने की आपको जरूरत नहीं है। अगर एडिनोसिन पेशेंट, एडिनोसिन कंट्राइंडिकेटेड है, लाइक पेशेंट एस्थमेटिक है, उस पेशेंट में हम क्या काम करेंगे? विरापा देंगे। विरापा क्या चीज होती है? विरापा क्या चीज होती है? रोटी सादिया, आप रोटी सादिया है ना, बताओ शाबाश। विरापा क्या चीज होती है? दवाइयाँ थोड़ा बहुत आपको पता होना चाहिए ना। कैल्शियम चैनल ब्लॉक, कैल्शियम ब्लॉकर, रेट इसको कहते हैं रेट लिमिटिंग डिसीज, रेट लिमिटिंग कैल्शियम ब्लॉकर। ये हार्ट रेट कम करने वाली दवाइयाँ हैं। तो उन पेशेंट्स के अंदर हम लोग, अरिथमियाज के पेशेंट्स में हम लोग विरापमिल दे देते हैं। ठीक है, तुम्हें लगी यहाँ तक? अच्छा जी, ये उसी तरह का टाइकार्डिया है।
लेकिन इसके अंदर जो ईसीजी की शेप है ना, वैसे ऐसे आरी के दंदे नहीं होते, जिसको कहते हैं साटूथ अपीयरेंस, स्वीट डाइकार्डिया और आरी के दंते जैसी अपीयरेंस, साटूथ अपीयरेंस, कहते हैं एट्रियल फ्लटर। जैसे फिब्रिलेशन थी इसी तरह फ्लटर है। जिस तरह फिब्रिलेशन के मैनेजमेंट में क्या स्टेप्स थे मेनली, रेट कंट्रोल, रिदम कंट्रोल एंड एंटीकोगुलेशन। इसकी मैनेजमेंट में ये 3 स्टेप्स हैं, रेट कंट्रोल, रिदम कंट्रोल एंड एंटीकोगुलेशन। अच्छा जी, अब इस चीज पे देखें रेट कैसा है। टाइकार्डिया, शाबाश। रिदम कैसा है, रेगुलर है, ठीक है। और इसके अंदर क्यूएस की शेप देखें देखें कैसी है, वाइडेंड है। नॉर्मली क्यूएस कॉम्प्लेक्स कैसा होता है, इस तरह का होता है, बारीक सा होता है। अगर बिल्कुल नॉर्मल इसी में दिखाऊंगा आपको, बिल्कुल नॉर्मल इसी में क्यूएस कॉम्प्लेक्स जो नॉर्मली होता है ना, उसकी जो शेप है 3 स्मॉल स्क्वायर से छोटी होती है हमेशा। क्यूएस कॉम्प्लेक्स से पतला सा होना चाहिए। क्यूएस कॉम्प्लेक्स बनता किस चीज से, वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन। देखो तो इस सीसीजी में जो हमने अभी देखी है, इसके अंदर हमारे क्यूएस की शेप कैसी है, वाइडेंड है, ब्रॉड क्यूएस, कहते हैं ब्रॉड क्यूएस कॉम्प्लेक्स। तो ब्रॉड क्यूएस कॉम्प्लेक्स इज इक्वल टू वीटी, इसको हम कहते हैं वेंट्रिकुलर डायफ्राम। एसवीटी ये है वीटी की सी, वीटी। अब वीटी जो है क्यों इंपॉर्टेंट है, कब दिल बहुत तेजी से धड़क रहा है, इसके अंदर ब्लड आ ही नहीं रहा, इतना तेजी से धड़कता है कि ब्लड आ ही नहीं पाता। आएगा नहीं तो बाहर नहीं निकलेगा, बाहर निकलेगा तो पेशेंट शॉक में जाएगा। ठीक है, ये पॉइंट याद रखना है। जब दिल की धड़कन इतनी ज्यादा तेज हो तो पेशेंट शॉक में जाएगा, तो शॉक में जाएगा तो वीटी की मैनेजमेंट क्या होगी, शॉक लगा। ठीक है, तो ये अक्सर का क्वेश्चन आता होता है इम्तिहान के अंदर, किन अरिथमियास को हम लोग शॉक देते हैं। तो उनमें से एक ये एक वीटी है, एक वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन है, एक पल्सलेस वीटी है, जो कहते हैं पल्सलेस वीटी, कि ऐसा वेंट्रिकुलर अटैक है जिसमें कोई पल्स नहीं आ रही। ठीक है, तो एक क्वेश्चन याद, ये इसी शेप याद रखनी है कि ब्रॉड कॉम्प्लेक्स टाइकार्डिया इज इक्वल टू वेंट्रिकुलर टाइकार्डिया। क्यूरस की शेप कैसी होती है, नॉर्मली 3 स्मॉल स्क्वायर से छोटी होती है। अगर ब्रॉड कॉम्प्लेक्स हो, सारे इस तरह हो, तो हम कहते हैं वीटी। ठीक है, अगर ये ब्रॉड कॉम्प्लेक्स अपने उसके ऊपर घूम घूम रहा हो, इसमें हम कहते हैं टॉर्सर डी पॉइंटेस। ऐसे स्प्रिंग की तरह ब्रॉड कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स है, लेकिन या फिर स्प्रिंग की तरह घूम रहा है, इसको कहते हैं टॉर्सर डी पॉइंटेस। ये वीटी की एक फॉर्म होती है, वीटी की एक फॉर्म है ये। ठीक है, पेशेंट अगर अनस्टेबल है तो डिफिब्रिलेट करेंगे, साथ सीपीआर करेंगे और साथ अमाइड्रोन देंगे। तो सारे अरिथमियास के अंदर ये अपने वर्ड याद रखने हैं, तीनों वर्ड याद रखने हैं। पेशेंट अनस्टेबल है तो क्या काम करेंगे, शॉक देंगे। ठीक है, पल्स नहीं आ रही तो क्या काम करेंगे, सीपीआर स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, और जब थोड़ा सा बेहतर होगा या उसी वक्त पेशेंट को कौन सी एंटी रिथमिक स्टार्ट करवाएंगे, अमाइड्रोन। तो एंटी रिथमिक मेडिसिन में अमाइड्रोन का वर्ड याद कर, आपको सारी एंटी रिथमिक याद करने की जरूरत नहीं है। जब दिल की धड़कन कम करनी हो तो कौन सी दवाइयां देंगे, बीटा ब्लॉकर एंड कैस्टैन ब्लॉकर, नाम याद हो गए। इस्कीमिक हार्ट डिजीज तो कौन सी दवाइयां देंगे, एसपी इकोपिडोग्रल और मॉर्फिन नाइट्रेट के अलावा स्ट्रेप्टोकाइनेज, एल्टेप्टेस। ठीक है, अगेन ये इंपॉर्टेंट ईसीटी, इस वजह से मैंने इसको 2 दफा लगाया हुआ है, क्योंकि हर दूसरे इम्तिहान में आप लोगों की आती है। इसमें पेशेंट की चेस्ट पेन की हिस्ट्री है, पेशेंट है उसको चेस्ट पेन है 1 आवर से हो रही है, इसी को पे क्या नजर आ रहा है। अब मैं जिससे पूछूं उसने मुझे बताना है, बताओ शाबाश। बताओ क्या रेट कैसा है, 475 रेट हो गया।
ठीक है, तो मिला कि रिदम कैसा है, ना कोई ना करा। एक्सिस कैसा है, वन ऊपर को एवीएफ के ऊपर को, एक्सिस में नॉर्मल हो गया। ऐसी सेगमेंट कैसा है, वन में ठीक है, टू में कैसा है। शाबाश, जब टू में टू देखी तो फौरन कौन सी रीड्स देखनी है, थ्री एंड एवीएफ। तो थ्री एवीएफ में कैसा है, एलिवेशन है, शाबाश। पहचान लिया ना। तो क्या है इसका डायग्नोसिस, क्या है इस पेशेंट का, इन्फीरियर वाला, टू इन्फीरियर वाला। ये आप लोगों को मेरी सक्सेस है कि आप लोगों का जीसी पढ़नी आ रहा है। अच्छा जी, फिर हम लोगों ने शुरू में एक बात की थी कि हार्ट के अंदर सिस्टम होता है एसए नोड, एबी नोड और परफिजिया फाइबर्स का। पता ना आपको इस बात का। जब एसए नोड से करंट आता है एबी नोड के अंदर, तो एबी नोड के अंदर करंट आके थोड़ी देर डिले आता है। डिले आने को हम लोग कहते हैं पीयर इंटरवल बनता है ये वाला। अगर ये डिले लंबा हो जाए इसको कहते हैं हार्ट ब्लॉक। डिले लंबा हो जाए इसको कहते हैं हार्ट ब्लॉक। तो इसी के ऊपर हार्ट ब्लॉक तीन तरह का होता है। फर्स्ट डिग्री इसके अंदर सिर्फ पीआर इंटरवल पर लॉन्ग होता है, जबकि सेकंड डिग्री के अंदर दो चीजें होती हैं, मोबिट्स वन एंड मोबिट्स टू। मोबिट वन के अंदर क्या होता है, यहाँ पे पीआर इंटरवल देखें छोटा है, अगली बीट में लंबा हुआ, उससे अगली बीट में और लंबा हो गया, और यहाँ पे बीट ही ड्रॉप हो गई। जिसको कहते हैं प्रोग्रेसिव लेंथनिंग ऑफ पीआर इंटरवल, जिसको हम मोबिट्स वन भी कहते हैं, वेंकी बैक भी कहते हैं। तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट है, इम्तिहान में आ जाती होती है बाज़ औक़ात, क्योंकि इसका नाम फैंसी सा है ना, वेंकी बैक। साइंसदानों को बड़ा शौक होता है अपने नाम पे चीजें रखने का। जिस बंदे ने जो चीज दरियाफ्त की होती है उसको बड़ा शौक होता है उसको मैं अपना नाम रख दूं। एक एफसीपीएस कार्डियोलॉजी करने के बाद, एफसीपीएस कार्डियोलॉजी पता है कितने साल का होता है, 5 साल का होता है। पहले एमबीबीएस करो, फिर हाउस जॉब करो, फिर 5 साल का एफसीपीएस कार्डियोलॉजी करो, फिर उसके बाद एक इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिकल स्टडीज होती है, ईपी स्टडीज कहते हैं उनको, उनका अलग फेलोशिप होती है। वो जो कार्डियोलॉजिस्ट होते हैं ना वो अरिथमियाज को ट्रीट करते हैं, वो सिर्फ अरिथमिया का डॉक्टर होते हैं, वो इसलिए का डॉक्टर होते हैं। मतलब क्या नहीं, इस वजह से हम लोगों ने तो 1 घंटे की क्लास थी ना हमारी ये, हमें इतना ही रिक्वायर्ड है। वरना इसी के ऊपर पूरी फेलोशिप होती है जो कि एफसीपीएस कार्डियोलॉजी करने के बाद होती है। ठीक है ना। इस वजह से नॉलेज की ना कोई इंतहा नहीं है। आप लोगों ने अपने पार्ट टू के लिए पढ़ना उतना का जितना आपको रिक्वायर्ड है, ये बात याद रखनी है आपको। ऐ नहीं करना कि किताबा लेके और एक कोने से दूसरे कोने तक कला कर। ठीक है, तो मैंने आप लोगों को ये सिखाऊंगा कि जितने इस टॉपिक्स हैं ना उनके 3 मेन क्वेश्चंस का जवाब देना है आप। 3 मेन क्वेश्चंस को, व्हाट इज द डायग्नोसिस, व्हाट आर द मेन इन्वेस्टिगेशंस एंड हाउ विल यू मैनेज दिस पेशेंट। बस ये 3 सवालों का जवाब आपको हमें देना। ये नहीं कि डायबिटिक न्यूरोपैथी पढ़नी शुरू की थी तो 6 घंटे न्यूरोपैथी पढ़ते रहे, आपको रिक्वायर्ड नहीं है। तो 3 क्वेश्चंस कि ये तस्वीर आ जाए, ये ईसीजी आ जाए, ये एक्सरे आ जाए, ये सिनेरियो आ गया है, तो मैंने उसको कैसे पहचाना, इसका डायग्नोसिस कैसे बनाना है, इसकी मेन मेन इन्वेस्टिगेशंस क्या हैं, और इस पेशेंट को मैनेज कैसे करना। ठीक है, तो मोबिट्स वन में क्या होता है, प्रोग्रेसिव लेंथनिंग ऑफ द पीआर इंटरवल। नॉर्मली फोर्स 3 to 4 स्मॉल स्पेयर्स का होता है, 4 से ज्यादा लंबा हो तो उसको कहते हैं पीआर इंटरवल प्रोलॉन्गेशन है। ठीक है। अच्छा, मोबिट्स टू के अंदर क्या हो रहा है कि इसमें पीआर इंटरवल प्रोलॉन्ग नहीं हुआ, लेकिन ये खाम का ब्रीड ड्रॉप हो गई। जो लीड टू होती है ना वो रिदम बीट कहलाती है। लेकिन जैसे मैंने आपको शुरू में मिसाल दी थी कि एक कैमरा लगा हुआ है, जो इस कमरे में 5 कैमरास लगे हुए हैं, मेरी कुर्सी ऐसे मूव कर रही है, तो हर कैमरे में आएगी, मूवमेंट तो हर कैमरे में आएगी ना। रेट और रिदम तो हर, रेट और रिदम है, जितनी स्पीड से मूव कर रहा हूँ वो रेट है, जितना ऐसे से मूव कर रहा हूँ कभी ऐसे करता हूँ ये रिदम हो गया। और रेट और रिदम तो हर लीड में एक जैसा होगा ना। लीड टू को हम रिदम लीड कहते हैं, तो लीड टू में हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, ये थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक। थर्ड डिग्री हार्ट में आपको कोई पता नहीं चलता
कि पी कहाँ पे है, क्यूआरएस कहाँ पे है, डी कहाँ पे है। इसमें से जो कंप्लीट हार्ट ब्लॉक होता है ना, उसका हम उसको उसके अंदर जो है वो ब्रेडिकार्डिया बड़ा कॉमन होता है। तो जैसे इसी के अंदर देखें, सबसे पहला पॉइंट, सबसे पहले आपको क्या चीज नजर आती है कि ये हार्ट रेट कैसा है, बहुत ही स्लो है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 30 से भी कम हार्ट रेट है। तो पल्स बहुत ही स्लो होगी इस मशीन, और कोई पता नहीं लगता पीयर क्यूआरएस टी का कोई आपस में रबत नहीं है। तो हार्ट रेट बहुत स्लो हो, क्योंकि वेंट्रिकल जब घर का सरबराह मार जाए, ऐसे नोडी सरबराह घर का, तो हर बंदा इंडिपेंडेंट हो जाता है ना, बट अपना अपनी मर्जी से चलाने की कोशिश करता। ठीक है, छोटी बहू अपनी कोशिश करती है। ठीक है, तो हर बंदा जो है वो इंडिपेंडेंट हो जाता है। हार्ट ब्लॉक यही चीज है, तो घर का निजाम रुक जाता है। यही हार्ट ब्लॉक है, जिसको कहते हैं कंप्लीट हार्ट ब्लॉक या थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक। तो आप लोगों ने ब्रेडिकार्डिया देखा, अगर इतना ब्रेडिकार्डिया है वो कंप्लीट हार्ट ब्लॉक है ये। ठीक है, इस पेशेंट को क्या काम करेंगे इस मैनेजमेंट में, हार्ट ब्लॉक है ना, तो दिल अपनी मर्जी से नहीं धड़क रहा, क्या करें, क्या एट्रोपिन लगा देंगे। और अगर इरिवर्सिबल डैमेज हो तो क्या काम करेंगे। पेसमेकर का नाम सुना हुआ है, पेसमेकर लगा। तो पेसमेकर देखा हुआ आप लोगों ने, इसी ये देखी होगा, उन्होंने देखा होगा पेसमेकर। ये इस तरह का ना हार्ट का एक आला होता है छोटा सा, इसको हम ऐसे लगा देते हैं स्किन के नीचे। उसकी जो आर्ट तारें होती हैं ना, ऐसे दिल के अंदर चली जाती हैं, और पेसमेकर आपके दिल को धड़का आ रहा होता है, आपकी दिल की धड़कन पेसमेकर से बन रही होती है। ठीक है। अच्छा, एक चीज, दूसरी चीज, जब पेसमेकर लगा हो तो पेसमेकर जो है ना आपके हार्ट को करंट दे रहा होता है। फिर उस ईसीजी के ऊपर ना हर क्यूएस से पहले ना एक छोटा सा निशान आता होता है। ऐसे इस हर क्यूएस से पहले एक छोटा सा निशान आता है। इसका मतलब है कि पेसमेकर सही काम कर रहा है। बाद का पेसमेकर की बैटरी भी तो खत्म हो सकती है ना, पेसमेकर तार हिल सकती है, जिसको कहते हैं पेसमेकर डिसफंक्शन हो गया। ठीक है, तो हमने ये देखना था ईसीजी के ऊपर, अगर ये हर क्यूएस से पहले छोटी सी डंडी सी आ रही है, इसका मतलब है कि पेसमेकर सही काम। ठीक है। अच्छा जी, ये होगी हमारी मेन मेन ईसीजीज। अब वो ईसीजीज जो कि कभी कभी इम्तिहान में आ जाती हैं, वो हैं, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था, एसए नोड, एबी नोड और परकिंजे फाइबर्स। परकिंजे फाइबर कितने होते हैं, दो होते हैं मेनली, राइट एंड लेफ्ट। अगर यहाँ पे एमआई हो जाए, इतना हिस्सा डैमेज हो गया, तो करंट यहाँ से इधर नहीं आएगा, तो करंट को ये लंबा रास्ता तय करना पड़ेगा। जब करंट को लंबा रास्ता तय करना पड़ेगा तो क्यूएस की शेप कैसी हो जाएगी, ब्रॉड हो जाएगी, क्यूएस कॉम्प्लेक्स लंबा हो जाएगा। इसको तो आप लोगों ने वर्ड याद रखने हैं, दो वर्ड याद रखने हैं, विलियम एंड मैरो। विलियम एंड मैरो, ये याद रखने के लिए हैं चीजें। विलियम में डब्ल्यू पहले है, एम बाद में है। ये लेफ्ट बटर ब्रांच ब्लॉक की निशानी। डब्ल्यू से क्या मुराद है कि क्यूरस कॉम्प्लेक्स ब्रॉड है, V1 में डब्ल्यू पैटर्न है और V6 में एम पैटर्न है। ये पॉइंट किस में लगी या नहीं, नहीं लगी, नहीं लगी। ये देखें इस क्यूएस की शेप कैसी है, एम है। और क्यूएस की को नॉर्मली कैसा होना चाहिए था, पतला सा होना चाहिए, और ये कैसा हुआ हुआ है, एम बना हुआ है। यानी कि करंट को लंबा रास्ता तय करने जाना पड़ा था, इस वजह से क्यों इसकी शेप चेंज हो गई ना। तो एम बाद में है, तो कौन से बंडल ब्रांच ब्लॉक में होगा, लेफ्ट में। तो विलियम जो है वो याद रखने के लिए है, विलियम में एम बाद में आ रहा है, विलियम में एम बाद में आ रहा है, तो लेफ्ट और ब्रांच ब्लॉक में एम पैटर्न बनता है, जो कि V6 में प्रीडोमिनेट होता है। ठीक है, तो LVP इज इक्वल टू इस्केमिक हार्ट डिजीज अंटिल प्रूवन अदरवाइज। ठीक है, एक पेशेंट है, उसको चेस्ट पेन हो रही है, आपको लगता है कि एमआई है, अब उसकी ईसीजी देखते हैं, उसको एलवीबी है, उस पेशेंट को एसटी की इंडिकेशन बन जाती है। ठीक है, तो इस चीज को रटा रटा कारण है कि न्यू ऑनसेट एलबीबी इज इक्वल टू, स्पेशली न्यू ऑनसेट
LBP इज इक्वल टू इस्कीमिक हार्ट डिजीज। ठीक है। अच्छा जी, इस चीज के अंदर जो M है वो शुरू के अंदर है, V1 में M है, तो कौन सा बटर ब्रांच ब्लॉक हुआ? राइट नंबर 5, मैरो एंड विलियम। अच्छा, ये वाला सिनेरियो पढ़े जरा एक दफा, और फिर इसी पे गौर करें किस चीज की इसलिए है ये। क्या लग रहा है सिनेरियो से? चेस्ट पेन थी, स्वेटिंग थी, अब शॉर्ट ऑफ ब्रेथ है, तो क्या हुआ है इसके? एम आई हुआ है ये। और इस चीज में चेंजेस क्या है? शाबाश, ये V2 से लेके V6 V5 तक एसटी एलिवेशन है। वन और और वन एबीएल में भी है। लेकिन इस पेशेंट की मैनेजमेंट में एक चीज का डिफरेंस आ जाएगा। वो क्या डिफरेंस होगा भला? अब इसको एमआई कितनी देर पहले हुआ है? 24 से। अब इसमें को स्टेप्टोकाइनेज देंगे? नहीं देंगे, वो उस विंडो से निकल गया हुआ है। अब इस पेशेंट को कौन सी दवाइयां देंगे? हार्ट फेलियर की दवाइयां देंगे। वो शॉर्ट ऑफ रहता है ना, परमानेंट डिमा के साथ आपके पास आया हुआ है। ये कौन सा हार्ट फेलियर के साथ है, तो इसमें स्टेप्टोकाइनेज अवॉइड करें। तो स्टेप्टोकाइनेज हम लोग कब देते हैं? जब 24 घंटे से पहले पहले प्रेजेंट, आइडली जितना जल्दी हो सके। ठीक है। क्यों नहीं देंगे स्ट्रेप्टोकाइनेस? अगर टाइम ज्यादा गुजर जाए तो स्ट्रेप्टोकाइनेस क्यों नहीं देंगे? एस्टिमुलेशन कब बनती है? जब आर्टरी मुकम्मल ब्लॉक हो। ब्लॉक होने के बाद वहां पे ब्लड को क्या, ब्लड सप्लाई को क्या हो जाएगा? बंद जाएगी। तो उस एरिया को क्या होगा? डैमेज होगा। वो डैमेज को हम क्या कहते हैं? नेक्रोसिस होगा। जब लंबा अरसा ब्लड नहीं जाएगा तो वो एरिया नेक्रोज हो जाएगा, वो एरिया डेड हो जाएगा। मरे हुए बंदे को जितना मर्जी करंट लगाते रहे, जितना मर्जी पानी पिलाते रहे, खाना खिलाते रहे, क्या वो जिंदा होगा? नहीं होगा। ये नेक्रोसिस के अंदर हो रहा है। अब उसका नेक्रोसिस हो चुका है, कहता उसको दोबारा वहां की ब्लड पर रिस्टोर करने की जरूरत नहीं है। बोला कि अच्छा जी। अच्छा, ये स्कैरियो पढ़े जरा। पेशेंट विद डायलिसिस, अब डायलिसिस पेशेंट को क्या मसला होगा जिसकी वजह से डायलिसिस पे है वो? रीनल फेलियर। तो रीनल फेलियर में पोटेशियम रेज्ड होगा, तो ये पोटेशियम से रिलेटेड इसकी है। ठीक है, तो इसी पे देखें क्या चीज नजर आ रही है हमें प्रीडोमिनेटली? क्यूआरएस प्लस वाइटनिंग है। टी वेव बहुत बड़ी बड़ी है। तो ये किस चीज की इसलिए है ये? हाइपर कैलीमिया। हाइपर कैलीमिया का स्नैरियो आप लोगों को वैसे भी आ सकता है और इसी की फॉर्म में भी आ सकता है। तो हाइपर कैलीमिया को पहचाना आप लोगों को आना चाहिए। इस पेशेंट को फौरन फौरन क्या काम करेंगे? कैल्शियम ग्लूकोनेट देंगे। ठीक है। उससे पहले भी पेशेंट को ना, अगर अनस्टेबल है, अनकॉन्शियस है, तो पहला काम क्या करेंगे? एयरवे ब्रीथिंग सर्कुलेशन, एबीसी। ठीक है। उसके बाद हम पेशेंट को कैल्शियम ग्लूकोनेट देंगे। कैल्शियम ग्लूकोनेट देने के बाद हम उस पेशेंट को इंसुलिन प्लस ग्लूकोज देंगे। ये इंसुलिन ग्लूकोज क्या काम करेगी? पोटेशियम को सेल के अंदर पुश कर देगी। इंसुलिन प्लस ग्लूकोज सेल के अंदर पुश कर देगी। ठीक है। हम उसको नेबुलाइज करवाएंगे मेडोलिन के साथ, और साथ उसको हम लोग डायूरेटिक्स देंगे। डायूरेटिक्स क्या काम करेगा? उस पोटेशियम को बॉडी से निकाल देगा। ठीक है। अगला काम क्या करेंगे? डायलिसिस के लिए भेजेंगे और
पोटेशियम बाइंडिंग रेजिन्स दे सकते होते हैं। ये क्या काम करते हैं पोटेशियम बाइंडिंग रेजिन्स? ये पोटेशियम को बॉडी में से निकाल लेती हैं, एक्सट्रैक्ट करके बाहर निकाल लेती हैं। ठीक है, तो ये हाइपरकलीमिया के ये जो मैनेजमेंट के 5-6 पॉइंट्स है ना, ये भी आप लोगों को लास्ट नहीं आनी चाहिए। अब हाइपरकलीमिया का अलग से सिनेरियो आ जाता होता है, इस चीज से हट के भी सिनेरियो आ जाता है। ठीक है, वार्ड में हाइपरकलीमिया आए तो आप क्या वर्ड यूज करते होते हैं? पेशेंट को क्या क्या करेंगे हम लोग? डी पोटैश वर्ड यूज करते हैं ना, डी पोटैश। डी पोटैश का वर्ड हमारी बुक्स में कहीं नहीं लिखा हुआ, ये हम लोगों का वार्ड का वर्ड है, वार्ड का वर्ड है। ठीक है, तो डी पोटैश में करना क्या है? वो ये काम करते हैं, होता यही है। इसी चेंजेस आई, आपसे पूछा क्या क्या फाइंडिंग है, हमने कहा हाइपरकलीमिया। क्या काम करेंगे? डी पोटैश करेंगे। आपका जवाब दुरुस्त है, लेकिन नंबर 3 मिलेंगे 10 में से। अब अगला स्टेप होगा, अगला क्वेश्चन पूछेंगे डी पोटैश से क्या मुराद है आप? फिर वो एग्जामिनर जब कह रहा होता है ना और वो आपसे ये पॉइंट निकलवाने की कोशिश कर रहा होता है, पहले क्या करोगे, बाद में क्या करोगे, उसके बाद क्या करोगे। ठीक है, और का मतलब हो जाता है आप इन चीजों के पॉइंट्स पर रटा लगा के जाओ। ठीक है, हमारी आखिरी ईसीजी है, उसके बाद आज का दिन खत्म करते हैं आप लोग। इतना बहुत है आज के लिए। 25 ईयर ओल्ड बनता है, यंग है, चेस्ट पेन है, कोई फिजिकल एबनॉर्मेलिटी नहीं है, और इस ईसीजी के ऊपर हमें क्या नजर आ रहा है? बताओ शाबाश। रेट नॉर्मल है, रिदम नॉर्मल है, एक्सिस नॉर्मल है, मल्टीपल एसटी सेगमेंट्स एलिवेशन है क्या? नहीं, हर लीड के अंदर, हर दूसरी लीड के अंदर एसटी एलिवेशन है। 2 3 ABFP है, B2 से B5 भी है। ठीक है, B4 से B6। अच्छा, अब क्योंकि यंग बंदा है और इसमें एक पॉइंट में इजाफा कर देता कि पेशेंट को हिस्ट्री ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, पेशेंट को पिछले दिनों निमोनिया हुआ है, तो आप लोगों के लिए आसानी हो जाती। तो क्या डायग्नोसिस बनाते हैं आप लोग इसका? पेरिकार्डाइटिस। तो अगर इसमें एक सिनेरियो में इजाफा और कर देता कि पेशेंट को प्लूरिटिक चेस्ट पेन है, प्लूरिटिक चेस्ट पेन। प्लूरिटिक चेस्ट पेन से क्या मुराद है? मुझे कहता है सांस लेता हूँ दर्द होता है, इंस्पिरेशन में पेन होती है, एक्सप्रेशन में ठीक हो जाता है, इसको कहते हैं प्लूरिटिक चेस्ट पेन। ये 3-4 कंडीशन में होती हैं, आपकी प्लूरा की इन्फ्लेमेशन हो, पेरिकार्डियम की इन्फ्लेमेशन हो, उसको प्लूरिटिक चेस्ट पेन हो। प्लूरिटिक चेस्ट पेन का क्या कैरेक्टरिस्टिक है? जैसे कहते हैं मैं सांस लेता हूँ तो दर्द होती है, बाहर निकालता हूँ तो बेहतर हो जाता है, तो उसको कहते हैं प्लूरिटिक चेस्ट पेन। तो निमोनिया के बाद प्लूरा की इन्फ्लेमेशन हो जाए, निमोनिया के बाद पेरिकार्डियम की इन्फ्लेमेशन हो जाए, इसके साथ पेशेंट को प्लूरिटिक चेस्ट पेन हो। ठीक है, तो इस पेशेंट को पेरिकार्डाइटिस है, तो पेरिकार्डाइटिस को कैसे मैनेज करेंगे? पेन रिलीफ करेंगे, उसको एस्प्रिन देंगे, कोल्चिसिन देंगे, कोई कुछ केस में स्टेरॉइड्स भी दे दिए जा सकते। ठीक है, इसके साथ ही हमारा इसी खत्म हुई। आप लोगों ने आज का आप लोगों को काम ये होगा कि आप लोगों ने, ये आपको मैंने भेज दिया है, ये वाली PDF जो है ना, इसको आप लोगों ने इस चीज निकाल के खुद कागज पेंसिल लेके नीचे पड़े बगैर पहले खुद कोशिश करनी है इन इस चीज को लिखने की। लिखने के बाद फिर आप लोगों को जो है वो नहीं, मैंने कल आप लोगों से लिखा हुआ देखना है सबके पास, तो आप लोगों को इसी इंटरप्रिटेशन आ जाएगी। जी, हम लोग तकरीबन सारी चीजें पढ़ ली हम लोगों ने। ऐसी सेगमेंट हम लोगों ने देख लिया, पी वेव का हमें पता लग गया कि प्रेजेंट है कि एब्सेंट है, पी इंटरवल का हमें पता लग गया, क्यूरेस कम्प्लेक्स हम लोगों ने देखा नैरो था कि वाइड था। ठीक है, क्यूटी इंटरवल हम लोगों ने देख लिया, और टीवी हम लोगों ने देख लिया, और अरिथमियास के लिए हम लोगों ने देख लिया। तो ईसीजी के ऊपर हम लोगों ने बेसिकली ये पॉइंट्स देख लिए। ठीक है, हम लोगों ने 1.5 घंटे की क्लास के अंदर ईसीजी पढ़ी है, और मुझे उम्मीद है कि आज के बाद आप लोग को मैं ईसीजी पकड़ाएगा ना तो आप खामोश नहीं रहोगे, इसको कुछ ना कुछ बताओगे जरूर। ठीक है, अब आप लोगों ने घर जाके ये जो ईसीजी भेजी है ना मैंने आप लोगों को,
इनकी ना इंटरप्रिटेशन लिख के आनी है, उसके बाद देखूंगा चलो।